तो हमें लगा कि हम इस बार स्वाभिमानी विद्यार्थी के रूप में होंगे और एक अध्यापक के रूप में उस पक्ष पर दूसरा व्यक्ति होगा। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ इस मेरी खुशी में सभी लोग शामिल होंगे कि गनी साहब को जितनी बार सुना, कई अवसरों पर सुना, तो ऐसा लगता है कि शायद दूसरे लोग कम पढ़ते हैं लेकिन गनी साहब ज़्यादा पढ़ते हैं। चाहे इतिहास की बात हो या साहित्य की बात हो या समाजशास्त्र की, बड़े आर्थिक ढंग से अपनी बात और फुर्सत के साथ प्रस्तुत करते हैं। चलिए मैं प्रेमचंद के संदर्भ में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, हम किसी भी विषय से जुड़े हुए हों, चाहे समाजशास्त्र से, भूगोल से या विज्ञान से, हमारे अंतस का विद्यार्थी प्रेमचंद को भुला नहीं सकता। वैज्ञानिक विद्यार्थी भी जब कभी प्रसंग आता है तो वो प्रेमचंद को याद करते हैं। मेरा कई लोगों से आज के दिन संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं तो हमने प्रेमचंद के बारे में तो हमने ये पढ़ा, उनकी कहानी पढ़ी। तो मुझे लगा कि ऐसा रचनाकार जो ज्ञान विधा की परिधि से बाहर निकलकर एक वैश्विक धरातल पर अपनी पहचान देता है तो सही मायने में महान होता है। प्रेमचंद ने जो साहित्य लिखा और वास्तव में साहित्यकार की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। प्रेमचंद को हम साहित्यकार के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके प्रारूप हो सकते हैं, कहानीकार है, उपन्यासकार है, लेकिन साहित्यकार कभी अपने लिए नहीं लिखता। आपने लोगों ने बड़ा अच्छी बात कही थी कविता के बारे में कि जो रचनाकार कविता करता है, कविता कभी भी उसके लिए सगी नहीं हो सकती। अगर उसके लिए सगी है कविता तो उसके पास रह जाएगी, वो उसके पाठक के पास नहीं जा सकती। और कविता से उसका रिश्ता इतना गहरा दूर का बन जाता है तो वो पाठक के कलेजे में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से कविता बन जाती है। यही रचनाकार प्रेमचंद के साथ है। बहुत सारे रचनाकार हैं। जब चयन की बात आती है तो हम 10, 20, 50 रचनाकारों में से कोई प्रसंग उठता है तो हम सबसे पहले प्रेमचंद की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी बात प्रस्तुत की उसका कोई मुकाबला नहीं। जब वो कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं या किसी चरित्र का निर्माण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरे मोहल्ले का है, मेरे गांव का है या मेरे शहर का है या कहीं इसमें मेरी कहानी ही कही जा रही है। ये जग जाहिर है कि वो किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, नारी के प्रति, दलित और पूंजीवादियों के कारनामों के प्रति बहुत सजग थे। प्रेमचंद की संवेदना समाज के उस तबके के साथ थी जो शोषित था और दबाया गया। नारी उसमें से, हम सभी ने उनका निर्मला उपन्यास पढ़ा होगा। इसका टीवी सीरियल भी बड़े लंबे अरसे तक दूरदर्शन पर चला। हम सांस्कृतिक दृष्टि से तो बहुत अपना सीना उठाकर बात करते हैं कि नार्यास्त्रिय त्रिपूजन्ते रमन्ते तत्वे, लेकिन वही समाज जब अपनी दहलीज पर किसी बेटी का हाथ मांगता है या अपनी बेटी का किसी दूसरे के घर में हाथ देने जाता है तो सच समझिए पिंडलियाँ दोनों की कांपने लगती हैं। बेटी की लाश में इतना वजन नहीं होता
ये प्रेमचंद के समय की बात नहीं, उससे पहले की भी बात रही होगी और आज तक ये चली आ रही है कि बेटी के शरीर में उतनी लाश में उतना उसका वजन नहीं होता, उतना उससे दहेज की मांग की जाती है उसके पास। ये बात अलग है कि अब वर्तमान शिक्षा के अंदर कुछ बच्चियां खड़े होकर अपने पेरेंट्स से कह देती हैं तो उस चौखट पर मत जाना, मैं खुद कमा रही हूँ, और ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता मत जोड़ना जो दहेज का अपने दहेज की अपेक्षा रखता। ये अच्छी बात है, लेकिन उस ज़माने में इतना पवित्र रिश्ता इतनी गंदी गली से गुजारा जाता था, जिसे पढ़ने में सेहरन होती थी, किताब को पकड़ने में हाथ कांपने लगती। तो 15 साल की लड़की 50 साल के बूढ़े के साथ कैसे जीवन बिताएगी, केवल और केवल दहेज का ही कारण था। और उससे जुड़ी हुई समस्या वैधव्य, जिसकी पराकाष्ठा, क्योंकि नारी के लिए सबसे अगर कोई गाली सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी गाली उसके लिए वैधव्य। उसके जीवन में अंधेरा इतना गहरा होता है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। प्रेमचंद ने इन बारीकी संदर्भों को समाज के भीतर देखा था कि गरीबी में आदमी अपनी बेटी को दांव पर लगाता है, कहीं उसे बेचता है तो कहीं उसे बेमेल वर्ग के साथ है रिश्ता जोड़ता है। इस उपन्यास के बाद और अधिक प्रेमचंद आगे बढ़ते हैं तो सन 1936 में उनका गोदान उपन्यास आता है। बड़ा रोचक उपन्यास है और उसमें किसान भी है, मजदूर भी है और दहेज भी है, साहूकार भी है और पाखंड दिखाने वाला व्यक्ति समाज के अंदर जो रहता है वह भी मौजूद है, दलाल। होरी के साथ भी यही होता है। किसान सन 36 का किसान जो 5 बीघे का किसान था और बदहाली में बंधुआ मजदूर हो गया, अपनी बेटी रूपा के लिए वो भी अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति का चयन करता है 200 रुपये के अंदर जो उसे कर्ज में चुकाने का। प्रेमचंद वहाँ टिप्पणी देते हैं, जब वो रिश्ता तय हो जाने के बाद वो 200 रुपये हाथ में ले रहा था तो प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं, कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ यह बूढ़ा टूट। होरी ने बहुत चोट खाई थी, लेकिन ये घाव बहुत गहरा था। होरी के हाथ 200 रुपये लेने में कांप रहे थे, आंखें ऊपर निकली। प्रेमचंद इन संदर्भों के बाद कैसे गुलामी के साथ आदमी का जीवन नरक बन जाता है, ये प्रेमचंद ने सवा से गेहूं के अंदर लिखा है। हम सभी ने, आप सब जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, आपने सब ने ये कहानी पढ़ी है। सवा शेर गेहूं कल्पना की जा सकती है, सवा शेर में 3 पीढ़ियाँ गुलाम हो जाएं, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की। लेकिन प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के बाद में, जो कि रचनाकार आप भी बैठी हुई है, प्राय अपनी कहानी रचना के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता है। प्रेमचंद ने इस कहानी को समाप्त हो जाने के बाद उसमें टिप्पणी की है कि पाठकों, ये कहानी ये सच्ची घटना है, ऐसी घटना, इस सच्ची घटना के आधार पर यह कहानी कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि सवा से गेहूं की एवज में जिसकी 3 पीढ़ियाँ बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, उसके जीवन के रूप में होगा क्या? और सवा से गेहूं भी किसके लिए दिए गए? एक स्वामी जी महाराज उनके घर खाना खाने आते हैं तो उस वक्त मोटा अनाज चला करता था। मोटे अनाज से मतलब जौ और मटर का मिला हुआ रूप होता था, और मटर के तो कुछ लोग तो जौ भी नहीं मिलाते थे, मटर का खाना खाते थे। और उसके लोकगीत भी बहुत सारे बने हुए थे। सास बहू जो है सास से कहती थी
कि मटर पे अधर चले चाकी, सास में दो कर जोड़ूँ हाथ, ससुर में दोनों जोड़ूँ हाथ, ससुर से सास से पिसवाए दे चाकी। यानी उस पिसने में भी पाट को ऊपर उछाल देता था मटर। वो मोटा अनाज स्वामी जी के पेट को बदहजमी पैदा हो जाती, इसलिए शंकर नाम का एक छोटा सा किसान पड़ोस के घर से सवा से गेहूँ मान लाता है और उसका आटा बनाकर स्वामी जी को खिलाता है। और स्वामी जी से आशीर्वाद तो दिया था, नरक का आशीर्वाद देकर उसे सवेरे विदा हो गए, क्योंकि गेहूँ की रोटी उन्होंने खूब अच्छी तरह से सवा से अकेला खा गए। अब भी गाँव के बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में रिश्तेदार जब आता था तो उस ज़माने में गेहूं की रोटी केवल रिश्तेदार के लिए बना करती थी, तो उन रोटियों को छोटे बच्चे उस रिश्तेदार के मुंह की तरफ देखते थे कि शायद ये एक आध रोटी छोड़ देगा। और वो छोड़ देने के बाद प्रसन्नता होती थी, खाने को मिलेगी, लेकिन वो प्रसन्नता मारपीट में बदल जाती थी कि बच्चे उसे छीना झपटी में कि मैं ज़्यादा लूँगा मैं कम लूँगा, उसमें बदल जाती। ये कहानी का हिस्सा नहीं है, मैंने कहानी का हिस्सा ये है कि वो सवा सेर गेहूँ, वो छोटा सा किसान, उसके पीछे बंधुआ मजदूर फकीर, और उसके बदले में उस किसान ने साहूकार पंडित जी के लिए न जाने कितनी बार खलिहानी दे दी। खलिहानी मतलब जो खलिहान के अंदर गेहूँ पसेरों देते रहे, लेकिन तो उन्होंने समझा दी तो दक्षिणा में मिल गई। ऐसा सवा से गेहूँ का बराबर कागज़ के ऊपर पहली लाइन से शुरू हुआ था, अंतिम पंक्ति भर गई थी और निरंतर उस पर सवाई पर ब्याज का जोड़ा जोड़े का दूना दूनी का 4 गुना बढ़ता चला गया। और एक दिन शंकर का हाथ पकड़कर कहते हैं, शंकर तुमने अभी हिसाब नहीं किया बीज बैंक का? तुमने कहा महाराज किसका? कि नहीं, तुमने वो सवा से गेहूँ दिए भाई, उसका हिसाब कर जाओ। कि नहीं, वो तो मैंने दे तो दी थे, कब दिए? कह रहे आप खलिहानी लेने आते थे। प्रेमचंद इस तरह से इस गरीबी के रूप पर हाथ दिखाते हैं कि किसकी पर अंत में वो बेचारा सवा से गेहूँ के लिए बंधुआ मजदूरी करता है, मर जाता है। मरने के बाद भी उसका बेटा वहाँ बंधुआ मजदूरी करता है। प्रेमचंद कहते हैं कि न जाने कितनी पीढ़ियों के बाद ये सवा से गेहूँ का प्रेमचंद ऐसा लगता है अपने पाठक का कलेजा निकालकर अपने कलेजे में रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम दोनों की धड़कन एक जैसी। प्रेमचंद ने गरीबी देखी थी, जिसको कहते हैं कि यथार्थ। उन्होंने किसी काफ़ी हाउस में बैठकर या किसी हिल स्टेशन पर बैठकर या कहीं बड़े साहूकार के घर में जाकर रचनाएँ लिखी, भूखे पेट लिख करके रचना। कई बार राजा महाराजाओं के यहाँ से ऑफर मिला कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, उन्होंने मना कर दिया। महाराजा अलवर ने बुलाया, फिल्म इंडस्ट्री में गए, वहाँ से दौड़कर चले आए, गुजारा वहाँ भी नहीं हुआ। इसलिए प्रेमचंद ने हमारी बात की, हमारे पड़ोस की बात की और हमारे मोहल्ले की बात की। प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेमचंद हमारे पास बैठकर ये दास्तान हमें बता रहे हैं। बहुत लंबी कहानी है, मैं गंज साहब को सुनना चाहता हूँ। चर्चा तो यूँ चलती रहती है, लेकिन मेरा मन भीतर से मुझे रोक रहा है कि अब हम आपको सुनेंगे, समय मुझे अनुमति नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे प्रेमचंद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित है। मैं उनका विद्यार्थी हूँ और आज सुनूंगा गंज साहब के मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद।